ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के लिए ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। कल भी अपने मिट्टियों की विशेषताएँ, उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, गुणवत्ता और रंग के आधार पर और उसके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन मृदा के प्रकारों में मैंने कल दो का अध्ययन आपको अध्ययन करवाया था। एक तो जलोढ़ मिट्टी, एक जलोढ़ मृदा, दूसरी थी काली मृदा, ब्लैक सोइल। काली मृदा, जलोढ़ मृदा के बारे में मैंने आप बताया कि जलोढ़ मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर नदी बेसिन होते हैं। नदी बेसिन जहाँ पर नदियों का पानी बहाकर अवसाद के रूप में गाद, कांप या अवसाद या डस्ट वगैरह, रेत कण, धूल कण और मिट्टी, वनों के उत्पाद आदि को बहा कर लाकर जमा कर देती है। उन क्षेत्रों में ज़्यादातर डेल्टाई मृदा, डेल्टाई भागों में, नदी बेसिनों में, मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा का वितरण पाया जाता है। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा मुख्यतः इसका रंग काला होने का कारण क्या है कि इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम के साथ टिटानीफेरस व मैग्नेटाइट के यौगिक पाए जाते हैं। इस कारण इसका रंग काला होता है। ब्लैक सोइल्स है, उसका रंग काला होने का कारण इसमें लोहा, एल्यूमिनियम के साथ में टिटानीफेरस व मैग्नेटाइट के यौगिक पाए जाने के कारण इसका ब्लैक रंग होता है। इस मृदा की संरचना, इसका वितरण मुख्यतः दक्षिण जो ट्रेप है उसमें पाया जाता है। कारण क्या है, उस प्रदेश में जो दक्षिण पठारी भाग है, ये इस क्षेत्र में ये क्या है, लावा निर्मित पठार भाग है। लावा निर्मित मतलब बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसमें किसी समय या प्राचीन काल में या ट्रसी काल में द्रारी उद्भेदन के द्वारा लावा जो भूगर्भ का मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आकर फैल गया और सिर्फ ठंडा होने के कारण जम गया और परत के रूप में जमा हुआ बेसाल्ट धीरे धीरे अपक्ष से अपरदन के कारण बिखर कर छोटे टुकड़ों में बंटकर ये अपने स्थान पर ही बिखर कर काली मृदा के रूप में अछत हो गया, फैल गया। ये काली मृदा है वो कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। कपास की कृषि के लिए उपयोगी है, इसलिए इस मृदा को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो तत्व है वो मैंने बताया, एल्यूमिनियम, लोहा की मात्रा अधिक होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि ये मृदा यहाँ पर जीवों के अंश वगैरह है या वनों के अंश वगैरह, उसकी मात्रा कम होने के कारण इसमें इसकी मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो आपका पोटास अधिक होता है, चूने की मात्रा अधिक होती है और लोहे की मात्रा अधिक होती है। इसका वितरण क्षेत्र मैंने बताया आपको कि इसमें खंबाती खाड़ी, ये वाला क्षेत्र पूरा जो गुजरात काठियावाड़ का क्षेत्र है वो। इसके अलावा भारत के जो दक्कन जो ट्रेप है उसका उत्तर पश्चिम भाग, दक्कन जो ट्रेप है उसका उत्तर पश्चिम भाग, गुजरात जो क्षेत्र आ गया और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग आ गया। और इसमें आपके बाद में कुछ भाग आपका राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है जो आपका इधर कोटा जो बेसिन है, चंबल बेसिन है, इसके आसपास जो क्षेत्र है, हाड़ती पठार वाला क्षेत्र वो इसमें आता है, मालवा पठार आता है और नीचे बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, छोटा नागपुर पठार में आती है काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में जो आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, इन राज्यों में इस काली मिट्टी के बेसिन या क्षेत्र पाए जाते हैं। इस मृदा की विशेषता ये है कि ये पानी प्राप्त करने के बाद बहुत दिनों तक सूख नहीं पाती है। इसमें जल धारण क्षमता, जल को रोकने की धारण की क्षमता अधिक होती है। इस कारण ये इसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। कृषि फसलों के लिए ज़्यादा कम पानी देने की जरूरत पड़ती है इस मिट्टी में। इसलिए इस क्षेत्र में इसकी दूसरी विशेषता ये है कि सूख जाने के बाद में ये मृदा, इसमें ऊपर दरारें पड़ जाती है और नीचे की मृदा इसमें नमी बनी रहती है। इसका जो वितरण क्षेत्र बता दिया मैंने आपको, इसकी विशेषता ये थी। और इसको रेगुर बोला जाता है, कपास की काली मृदा बोला जाता है। और आपका यूरोप में या
आपका अमेरिका है, जो आपका ग्रेट झील्स है, उन क्षेत्रों में इसको चरणोदय मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। तीसरी जो थर्ड मिट्टी है उसका नाम, उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। थर्ड है लाल पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल्स। इस मिट्टी, रेड सॉइल्स या येलो सॉइल्स, ये मृदा लाल पीली मिट्टी, लाल रंग इसका क्यों? क्योंकि इसमें इस मृदा में लोहे के साथ लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इस कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में जल का प्रयोग या जल अधिक मिल जाने से इसका रंग कुछ पीला भी हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो प्रदेश है वो लाल मिट्टी वाले, जहाँ लाल मिट्टी पाई उसके निचला जो प्रदेश, निचले परत होती है वो पीली मिट्टी पाई जाती है उसमें, इस कारण इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो प्रदेश, जो भूक्षेत्र है भारत में लगभग 5 लाख या 6 पॉइंट समथिंग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि लगभग 16% भू क्षेत्र में ये मृदा फैली हुई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और इस मिट्टी में संस्तर पाए जाते हैं, 2 ऊपर और नीचे। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ये मिट्टी प्रायद्वीप पठारी भागों में पाई जाती है। प्रायद्वीप पठारी भाग कौन से भाग? जो दक्षिणी पूर्व प्रदेश है उस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। इसमें इसकी मिट्टी में विशेषता ये थी कि इसमें ज़्यादातर जो पानी रुक नहीं पाता लंबे समय तक, इसमें बार-बार सिंचाई करनी पड़ती, सिंचाई के द्वारा ये फसलों को उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र वहाँ आता है जहाँ पर वर्षा 100 से 2 सेंटीमीटर 220 में होती है, यानी वर्षा कम होती है, और जहाँ पर पहाड़ी ढालों के आसपास ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा, ये मिट्टी क्षेत्रीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इस मृदा का आपकी ये जो आग्नेय सेल होती है, यानी आग्नेय सेल में आता है ग्रेनाइट, और जो नीस चट्टान होती है, जो रूपांतरित चट्टान होती है, उसके विखंडन से बनती है। 2 सेलें होती है, एक आग्नेय सेल और एक रूपांतरित सेल होती है। जो रूपांतरित सेल, जो नीस वगैरह, वो इसके उदाहरण है, और आग्नेय सेल में आप ग्रेनाइट है, उसका किसी कारण से भौतिक या यांत्रिक गति से उसका अपक्ष होता है। अपक्ष होने के बाद विखंडित होकर वो छोटे छोटे कणों में फैल जाती है, उससे उसका रंग लाल होता है, इसलिए लाल या पीली मिट्टी कहा जाता है। इसका जो वितरण प्रदेश, जो प्रदेश है या क्षेत्र है, वो भारत का दक्षिणी पूर्वी राज्य, जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा का क्षेत्र है, छोटा-नागपुर का दक्षिणी भाग है, आपका इधर जो पश्चिमी घाट का उत्तरी जो पूर्वी प्रदेश है वो क्षेत्र आता है, तो इसमें ये क्षेत्र है। इधर आपका मेघालय पठार के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसके लिए, इस कारण इसमें जो कृषि होती है वो आती है बाजरा, मूंगफली, तिलहन, मोटे अनाज आदि फसलें प्राप्त की जाती है। आदि इसमें फसलें अनाज आदि के रूप में से प्राप्त किए जाते हैं। इसका वितरण क्षेत्र हो गया, इसका उत्पादन क्षेत्र हो गया, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व कम पाए जाते हैं। जो तत्व पाए जाते हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसमें मिट्टी में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई द्वारा ही कृषि फसल उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में, इस मृदा में ज़्यादातर जो भूक्षेत्र है वो आपका ये आ गया दक्षिण का पठारी भाग है, उसका उत्तरी पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र राज्य में ये पाई जाती है। इसके अलावा फोर्थ मिट्टी का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। फोर्थ आपकी आती है लेटराइट मृदा, चौथी है लेटेराइट मृदा। मिट्टी लेटेराइट सॉइल्स। इस मृदा का निर्माण, लेटेराइट मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की जलवायु उष्ण
आर्द्र एवं शुष्क प्रजातियों, यानी उच्च तापमान और मानसून हवाओं के द्वारा वर्षा, एक बार अधिक वर्षा होती है, फिर कुछ समय सूखा रहता है, फिर अधिक वर्षा होती है, मतलब तर जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक भी होती है और एक समय सूखा, मतलब तापमान भी अधिक रहता है, लेकिन वर्षा की मात्रा के कारण चट्टान सूख जाती है। इस कारण ये जलवायु लेटराइट मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर तापमान ऊँचा होता हो, वर्षा अधिक होती हो, एक समय ऐसे मौसम ऐसा आता है जहाँ पर शुष्क अवस्था में भी रहती है। इस कारण इस मृदा में जो तत्व होते हैं, जिसमें चूना और बालू के कण रिस कर नीचे चले जाते हैं। मतलब दो चट्टानें होती है, उसमें दो तत्व है, कौन से? चूना और बालू के कण जो रिस कर जल के साथ नीचे चले जाते हैं। और आपका इसमें एल्यूमिनियम और लोहा, पोटास वगैरह है, उसमें से रहते हैं। इस मृदा में एल्यूमिनियम के और चूने का पदार्थ, इस मृदा में दो तत्व बताए मैंने, चूना और बालू के कण रिस कर नीचे चले जाते हैं। इस कारण इस मिट्टी में लोहा एल्यूमिनियम के कण रह जाते हैं। इस मिट्टी की सतह ये अधिकतर ब्रिक, मतलब ईंट उद्योग के लिए काम अधिक आती है। ईंट उद्योग के लिए, ईंट बनाने के भट्टे में उसमें अधिक मृदा का उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी भारत के दक्षिणी जो प्रदेश है, तटीय मैदानी भाग है, वहाँ अधिक पाई जाती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है और अधिक उच्च तापमान होता है, उस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपका केरल तट है, इस भाग केरल तट पे या कर्नाटक के तटीय भागों पे, इधर आपका मेघालय जो प्रदेश है, मेघालय प्रदेश है, वहाँ पर अधिक पाई जाती है। और इधर पूरी जो घाट है उसमें भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर या मैदानी भागों पर ये मृदा पाई जाती है। जो इसमें चूने की मात्रा अधिक, मतलब कम होने के कारण ये अम्लीय प्रधान की होती है। अम्लीय मतलब मृदा की विशेषता होती है, दो प्रकार की मृदा होती है, अम्लीय या क्षारीय। जिसका पीएच मान, जिन मृदाओं का मान 6 से 7 के बीच में होता है, उसी मृदा पर फसल उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। अगर इससे 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है, और 6-7 से कम या 6 से कम होता है तो मृदा अम्लीय होती है। इस मृदा में अम्लीय प्रधान की मृदा कृषि के लिए ज़्यादातर मसाले हैं, चाय है, कहवा है और फल वगैरह है। यानी बागानी कृषि के लिए अच्छी होती है। इसमें अधिकतर कर्नाटक है, आपका असम है, मेघालय है, आपका कर्नाटक, केरला है, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इसी प्रकार की कृषि की जाती है, जो चाय के बागान वगैरह, कहवे के बागान वगैरह, फलों की कृषि अधिक की जाती है। इस प्रकार ये प्रदेश आपके जो बताया मैंने, ये क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य और दक्षिणी पश्चिमी राज्य में जो तटीय मैदान वहाँ पाई जाती है। और पूरी पूर्वोत्तर जो राज्य है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसके आसपास जो मैदानी भाग है या समतल भूभाग है, पठारी भाग है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में चौथा आता है आपका पर्वतीय या वनीय मिट्टियाँ। पांचवा आता है आपका पर्वतीय या वनीय मृदा, माउंटेन एंड वेजिटेबल सॉइल्स। इस मृदा की विशेषता, ये अधिकतर ये मृदा पर्वतीय ढालों में पाई जाती है, पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। क्योंकि इस मृदा यहाँ पर ढाल तेज होने के कारण मृदा की परत या मृदा की गहराई कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ढाल अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि जुताई कम हो पाती है। इसलिए यहाँ पर घने वन पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। इसलिए इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। चूना, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ये मृदा ह्यूमस अधिक होने के कारण इस मृदा अम्लीय प्रधान की मृदा होती है। इसलिए इस मृदा में भी फूलों की कृषि है या आपकी इसमें
बागानी कृषि है, मसाले हैं, चाय कवा वगैरह आदि इसमें कृषि की जाती है। जैसे असम की घाटी में चाय की कृषि की जाती है, ऐसे आपके तमिलनाडु में भी चाय कवा की कृषि की जाती है, जो पहाड़ ढाल पे की जाती है, जहाँ पे तापमान न्यूनतम होता है, पानी जड़ों में रुक नहीं सकता है, रोकने पर जड़ें खराब हो जाती है, पौधा विकास नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ढाल होता है, हल्का ढाल से पानी गिरते ही मतलब मिट्टी को, फसल को पानी मिल जाए और पानी जड़ों में भरे नहीं, इस प्रकार पानी के वहाँ से प्रवाह कर ले। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ये मृदा उपयोगी, इस मृदा के क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कम जल वाली, जिनकी जड़ों में पानी भराव रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ये प्रदेश जो आपका बताया मैंने, असम घाटी है, इधर मेघालय क्षेत्रों में है, आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण में केरल कर्नाटक राज्य हैं, तमिलनाडु के पठारी भागों में, जहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार इस मृदा की समस्या, सबसे सरल जो समस्या है वो समस्या है अपर्दन की। अपर्दन मतलब इसमें ढाल तेज होने के कारण वर्षा के द्वारा पानी बहता है और पानी के बहने से हमें चट्टानें कट जाती है, कट के बह जाती है, हट जाती है, वहाँ से उसमें और शक्ति होती है, जो भी इसमें जो ह्यूमैटिक पावर जो पदार्थ होते हैं वो इसमें बहकर जीवाश्म वगैरह है वहाँ से हट जाते हैं, वनस्पति के अंश वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार इस मृदा में अपर्दन अधिक होने के कारण नाली अपर्दन वगैरह है, दरारी अपर्दन में भीड़ आदि बन जाते हैं। इस प्रकार ये पर्वतीय वन्य मृदा से कहा जाता है। अगली आपकी छठी मरुस्थलीय मृदा। डेजर्ट सॉइल्स, मरुस्थलीय मृदा। डेजर्ट सॉइल्स, इस मृदा की विशेषता यह है कि ये मृदा मरुस्थलीय भागों में, जहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, वाष्पन की मात्रा अधिक होती है, उस क्षेत्रों में, रेगिस्तानी भागों में अधिक पाई जाती है। ये भारत के अधिकतर पश्चिमी थार का मरुस्थल जिसे लगा हुए जो राज्य हैं वहाँ अधिक मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इस मृदा को बलुई मृदा भी कहते हैं, बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में बलुई मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में दो चीज़ें मुख्य पाई जाती है, एक तो फास्फोरस, दूसरा इसमें होता है लोहा। इसमें लोहा व फास्फोरस अधिक पाया जाता है और नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस कारण इस मिट्टी में मोटे अनाज वगैरह उत्पादन किए जा सकते हैं। बहुत कम मात्रा में पानी का अभाव होने के कारण इसमें ऐसे फसलें उगाई जाती है जो शुष्क कृषि वाले सहन करने वाली फसलें, बाजरा है, जवार है, रागी है, मक्का वगैरह है, जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, उस तापमान से सहन फसलें उगाई जा सकती है। ये भारत के मैंने बताया ऐसे राज्य जो राजस्थान का पश्चिमी जो प्रदेश है, जिसमें आपका राजस्थान का बाड़मेर, जोधपुर, नागौर है, पाली है, जालोर है, इन जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के 12 जिले से डेजर्ट विकसित है, वो मरुस्थलीय मृदा में आते हैं, जो बलुई मिट्टी के प्रकार के। इसकी मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए पानी गिरते इसमें एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ताप होते हैं इसमें हवा के साथ ही ये वाष्प सूख जाती है। इस कारण से इस मृदा की विशेषता ये है कि शीघ्र सूख जाती है और शीघ्र ही आर्द्र हो जाने के कारण ताप में अधिकता होने के कारण ये इसमें नमी रोकने की क्षमता कम होती है। इस कारण ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी पूर्व या दक्षिणी पश्चिम में आपका ये हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य, इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आपका उत्तरी गुजरात जो कच्छ की खाड़ी वो क्षेत्र, इस क्षेत्र में पूरा थार का मरुस्थल आता है, जहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर कांटेदार वनस्पति उगती है, पानी के अभाव में ज़्यादातर बहुत कम फसलें उगाई जाती है, केवल मौसमी फसलें उगाई जाती है, जो एक मौसम काल में, वर्षा काल में, मानसून काल में फसल उत्पादन की जाती है, बाकी समय एक समय सूखा रहता है। इस प्रकार ये मृदा राजस्थान के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली है 7वीं है लवणीय व क्षारीय मृदा।
लवणीय व क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, ये मृदा, इसमें लवणीय क्षारीय मतलब पीएच मैंने आप बताया, पीएच मान जिन मृदाओं का पीएच मान 6 से कम होता है वो लवणीय मृदा होती है, और जहाँ पर इसका मान पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय मृदा कही जाती है। इसका कारण ये है कि इस मृदा में विशेषता ये होगी जहाँ पर इसमें ह्यूमेटिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, और इसमें कैसे क्रिया द्वारा लवण धातु के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जैसे प्रदेश जहाँ पर आंतरिक प्रभाव प्रदेश होते हैं, जहाँ पर आंतरिक नदियाँ बहती हैं, आंतरिक क्षेत्र में किसी खाड़ी या सागर में नदी न पहुँच कर रास्ते में या कुछ ढालवाड़ क्षेत्रों में या झीलों में पानी आकर रुक जाता है, और वो पानी भराव हो जाने के बाद जल निकास नहीं हो पाता है, उसका उचित जल विकास प्रबंधन व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर जाता है, और पानी के भर जाने से, भराव हो जाने से कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिका क्रिया द्वारा चट्टानों में पाए जाने वाले लवण, जिसमें सोडियम है और मैग्नीशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट वगैरह जो लवण चूना है, वो तत्व क्या जल के द्वारा एक कैपिलरी क्रिया द्वारा ऊपरी परत में आ जाते हैं, इस कारण चट्टान या धातु की ऊपरी परत लवणीय हो जाती है, अधिक क्षारीय हो जाती है। अधिक क्षारीय हो जाने के कारण उसमें उत्पादन क्षमता, पशु उत्पादन करने में मतलब बहुत परेशानी होती है, उत्पादन नहीं हो पाता है। लवणीय मृदा हो जाने के कारण उसमें फसल नहीं हो पाती है, उत्पादन होना संभव नहीं है। ये मृदा राजस्थान मतलब भारत में कौन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो इस प्रकार से है ज़्यादातर जहाँ पर पानी भराव हो जाता है, जैसे चल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास सेम समस्या चल रही है। पानी भर जाने, नहर के द्वारा पानी प्रवाह होता है, आसपास से पानी भर जाता है, पानी भर जाने से वहाँ में पानी के द्वारा जो कैपिलरी क्रिया द्वारा लवण ऊपर आ जाते हैं, उस सेम समस्या वो ज़मीन खाली हो जाती है, खाली होने से वहाँ फसल उत्पादन करना संभव नहीं है। इसलिए राजस्थान में ऐसी मृदाएँ पाई जाती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, आपका वेस्ट बंगाल में, दक्षिण जो तटीय प्रदेश है, जो आपका आंध्र उड़ीसा है, जहाँ झीलें हैं, जो सागर समुद्र क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र है, वो खारा समुद्र के खारापान होने के कारण वो पानी भर जाने के कारण उसमें लवण ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसमें ये लवणीय क्षारीय मात्रा बढ़ जाती है। इस मृदा में मुख्यतः इसमें शुष्क स्थिति में होने के कारण समुद्र तटीय में जाती है, और ये मृदा, इस मृदा में केवल नारियल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ये आपकी लवणीय मृदा की मतलब प्रकार था जो आपके छिन्नी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बाद में 8वां पॉइंट आता है आपका लास्ट वाला, वो है पिट व जैविक मृदा। पिट व जैविक मृदा। ये मृदा भारत में, या पिट जैविक मृदा मतलब जहाँ पर जीवांशों या जीवावशेष की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमेटिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और नवीन मृदाएँ पाई जाती है। ये मृदा दलदली क्षेत्रों में, दलदली प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में ऐसे प्रदेश जहाँ पर नदी भराव क्षेत्र, जहाँ पे पानी नदी का आकर रुक जाता है, या तटीय क्षेत्रों में, जैसे आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है वो क्षेत्र है, या गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे पानी भर जाता है। उन भरे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी भर जाने के कारण उसमें कई बार गाद आके गिर जाते हैं और सादा आके जमा रहता है, पानी भरा रहता है, तो दलदली मृदा का निर्माण हो जाता है। उस मिट्टी में ज़्यादातर ऐसे मिट्टी में ये मिट्टी बहुत भारी और काली अम्लीय होती है। जैसे सुंदरवन डेल्टा मैंने बताया, उदाहरण दिया आपको कि वेस्ट बंगाल में, आपका पश्चिमी जो बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में जो प्रदेश है सुंदरवन डेल्टा, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है।
इसमें यहाँ पर बहुत से मतलब मेघ वन पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो दो नदियाँ मिलती है उस क्षेत्र में पानी के बहाव के द्वारा ये मिट्टी दलदली पाई जाती है, इसलिए डेल्टाई मृदा कही जाती है। इसका रंग काला होता है, कुछ लोहे की मात्रा अधिक भारी होती है मृदा। ये इस प्रकार से 8 प्रकार की नदियों के बारे में मैंने आपकी मिट्टी के बारे में वर्गीकरण बताया। इस प्रकार अपन जो मैंने बताया मृदा के बारे में, मृदा वर्गीकरण में जो बताया कि मिट्टी की विशेषता, इसमें मैंने विशेषताएं, उसकी उपयोगिता, उसके तत्व, उसके गुण आदि आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया। अब मिट्टी के बारे में आगे जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, वो पढ़ेंगे मृदा के अपरदन के संबंध में, मृदा से कौन सी समस्याएं हैं, मृदा की समस्याएं। मृदा को हमेशा अपन को ये जानते हैं कि मृदा मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए जननी का कार्य करती है। इससे सभी को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, सबको भरण पोषण की आपूर्ति मृदा मिट्टी से की जाती है। अब मिट्टी को यथावत तैयार या हमेशा के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पोषण देने लायक रखनी होती है, तो अपन को उसको सक्षम करते हुए मृदा को सक्षम रखते हुए इसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए मृदा के जो रासायनिक जो खाद वगैरह है या जैविक खाद है, इनके बारे में ध्यान रखते हैं कौन से खादों का प्रयोग करें, मृदा में बार बार किस प्रकार से कौन सी फसल उगाई जाती है, फसल में फसल चक्कर अपनाया जाना चाहिए और जैविक खादों की आपूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही और इसके अलावा मृदा अपरदन होता है, जो वहाँ जहाँ पे पानी के बहाव होता है उसके अंदर अपरदन होता है, या वायु के द्वारा होता है, या सागर तटीय जल के प्रभाव से होता है। इस प्रकार कहीं भी जो भी अपरदन कार्य होता है उसको रोकने का या मृदा प्रभाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे मृदा में नियंत्रण करने के जो मैंने बताया उपाय, जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, गोबर खाद वगैरह है, पशु पक्षी उत्पाद है वो है, या हरी खाद का प्रयोग करें, ताकि मृदा का यथावत जो भी इसकी संरचना बनी रहे। आने वाले पीढ़ी में भी आपको ये मृदा की जो पोषक तत्व मिलते रहेंगे। इसलिए आपके इस चैप्टर में मृदा के मैंने आपको प्रकार करवा दिए, 8 प्रकार की मृदाओं के वर्गीकरण करवा दिया। अगले जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको मृदा की समस्याएं, अपरदन आदि के बारे में बताऊंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले पीरियड में अपन जो मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे।